तो टिपिकली कश्मीर जो है वो अनंतनाग से स्टार्ट होता है, जहाँ जोहा टनल से आप निकलते हो काजीकुंड, और जहाँ बैरीनाग चश्मा है जहाँ से झेलम दरिया निकलता है, और बारामूला में जाके खत्म हो जाता है। इस पूरे इलाके का एक भी इंच पाकिस्तान के पास नहीं है। तो ये होती है नैरेटिव की पावर कि कश्मीर का एक इंच भी पाकिस्तान के नीचे नहीं है और पूरी दुनिया उसको पीओके कहती है। जो इलाका उनके पास है वो इलाका किसी, जो हमारा पुंछ और राजौरी डिस्ट्रिक्ट से आज के ऑलमोस्ट आधा, राजौरी डिस्ट्रिक्ट ऑलमोस्ट आधा पुंछ डिस्ट्रिक्ट, पूरे का पूरा मुजफ्फराबाद, ये जो बेल्ट है, थिथवाल इस तरफ हमारा है और दरिया के पार उनका है, ये सारा जो इलाका है ये पहाड़ी बेल्ट है। और अगर आप मुजफ्फराबाद को अगर बोलोगे ओके जम्मू में नहीं है, तो मैं ये भी ग्रांट करता हूँ कि ठीक है, जेलम के ऊपर वाला इलाका अलग कर दो, पीर पंचाल के उधर अलग कर दो, तो क्या है, जम्मू है, और फिर वो नीलम वैली जिसको कहते हैं वो कृष्णगंगा घाटी है एक्चुअली, वो है, और फिर लद्दाख का बहुत सारा हिस्सा है जिसको लोग गिलगित बल्तिस्तान कहते हैं। तो अगर आप टेक्निकली जाएंगे ना, तो इसका नाम होना चाहिए पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू गिलगित बल्तिस्तान, या पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड लद्दाख। के है ही नहीं, लेकिन वही आपकी बात है कि नैरेटिव इतना तगड़ा चलता है कि के बिना बात ही नहीं चलती। हमारे देश के बड़े से बड़े लीडर और हमारे न्यूज़ रीडर और प्रेस जर्नलिस्ट वो कश्मीर को ऐसे रेफर करते हैं कि कश्मीर मीन्स जे.एंड.के, जैसे आपने कहा जम्मू गुम हो जाता है। 77 में इलेक्शन होता है और वो 2 साल का जो उन्होंने अपना ग्राउंड तैयार की, 77 में मेजॉरिटी के साथ आते हैं, और उसके आते ही वो, अब एस्टिमेट है, कोई 1000 कहता है, कोई 2500 कहता है, मेरी रिसर्च कहती है कोई 800 गांव के नाम रातों रात बदल दिए गए। तो अनंतनाग इस्लामाबाद बन गया, बहुत सारे नाम बदले गए। कश्मीर में जो हिंदुइज्म की जड़ है उसको साफ किया गया एक रात में, और उसके बाद फिर लोगों को चूरन खिलाया गया, एक वर्ड इन्वेंट किया गया जिसका नाम था कश्मीरियत। और उसको इन्वेंट करने वाला जो आदमी था वो इनका एक हिंदू ही था, जो शेख साहब के बहुत क्लोज था। तो जब ये वर्ड इन्वेंट किया गया तो ये बताया गया कि कश्मीरियत का ये मतलब है कि हम सब भाई भाई हैं, मिलके रहते हैं, आप हिंदू हो मुसलमान हो को फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज कश्मीर में कास्टिज्म नहीं है। कश्मीरी पंडित कम्युनिटी में, क्योंकि कश्मीर के सारे मुस्लिम जो हैं वो पंडित थे, किसी टाइम पे कन्वर्ट हुए। कश्मीरी समाज में, पंडित समाज में कास्ट सिस्टम नहीं होता, वो सारे पंडित हैं, ब्राह्मण्स हैं, दैट्स इट, खत्म। अभी जब इस कन्वर्ट हुए तो फिर उन्होंने बार्बर्स को कुछ और बोलना शुरू कर दिया, अब तो कास्टिज्म कश्मीरी मुस्लिम्स में काफी ज्यादा आ गया। तो वो एक इन्होंने घुंटी पिलाई दुनिया को कि कश्मीरियत मतलब सब रहो। इसका बेसिक मतलब ये था कि कश्मीर में रहना है तो हमारे अनुसार रहो, नहीं रहना तो तुमको उड़ा दिया जाएगा। हमारे पास फोर्स है जिसका नाम है आईटीबीपी, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। और फिर अगर हमारी लीडरशिप, मैं जब लीडरशिप की बात करता हूँ ना, मैं बीजेपी की बात कर रहा हूँ, कांग्रेस में, सबकी बात कर रहा हूँ, अक्रॉस द बोर्ड। और हमारे जर्नलिस्ट, चाहे वो सो कॉल्ड देश भगत हैं या जो भी हैं, वो क्यों बोलते हैं भाई आप, तिब्बत जो है वो ऑक्युपाइड लैंड है चाइना द्वारा, सिनकियांग ऑक्युपाइड लैंड है, और आपने, हमारी फोर्स का नाम है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, और फिर आप उसको इंडो चाइना बॉर्डर बोलते हो, तो फिर क्या कर सकते हैं आप बताइए। कश्मीर की साइकोलॉजी में एक डीप हेटरेड है नॉन कश्मीरीज के लिए, क्योंकि उन्होंने 600 साल की बेबसी की जिंदगी काटी। उसमें पहले, सबसे पहले मंगोल्स आए थे, उन्होंने कन्वर्ट वर्ड नहीं किया, वो चले गए वापस लूट पीट के। उसके बाद फिर तुर्क आने शुरू हुए, और फिर वो एक लद्दाख से एक प्रिंस आया था, वो कन्वर्ट हुआ। तो उसके बाद वो चलता रहा, उसके बाद अफगान्स आ गए, और उसके बाद सिख्स आ गए, महाराजा रणजीत सिंह की एम्पायर का पार्ट बना। उसके बाद डोगराज आए। तो अगर इनकी अब कंप्लेन सुने, हिस्टोरिक कंप्लेन ये थी कि जब खासकर जब अफगान आए तो क्या करते थे, इस मौसम में जैसे जैसे बर्फ पिघली, सारे यंग बंजों को पकड़ा जिन्होंने अभी अपने खेतों में बुआई का काम करना, उनको पकड़ा, उनके सिर पे डाला लोड। तो यहाँ का जो टैक्स इकट्ठा किया होता था ना फसल के रूप में, चावल है, आटा है, जो भी है, बादाम है, वो उठा के बोला जाओ अफगानिस्तान छोड़ के आओ। और जब गिलगित भी इसका पार्ट था, गिलगित में कम्युनिकेशन बहुत बुरा हाल था, रोड तो थी नहीं, फुटपाथ पे जाना पड़ता था। तो इन लोगों को ना मिनिमम चावल पर डे और नमक कुछ 10 ग्राम मिलता था डाइट। तो ये लोग जब तक पहुंचते थे ना अपने डेस्टिनेशन में, तो ये बिल्कुल स्टार्व्ड, और ऊपर से लोड उठा रखा है आपने, तो इनकी हिम्मत ही नहीं होती थी वापस आने की। और जो आते थे उनको रास्ते से पठान किडनैप करके स्लेव्स करके स्लेवरी में डाल के बेच देते थे, काफी मर जाते थे। तो दो चीजें होती थी, एक आपके घर का एबल बॉडीड पर्सन जो है जिसने सारा काम करना था वो चला गया, वापस आएगा नहीं, और आ भी गया तो इस दशा में नहीं होगा कि वो स्टेट में नहीं होगा कुछ करेगा। दूसरा, आपका एग्रीकल्चर का पीरियड पूरा खत्म हो गया, आपके घर में कोई बचा नहीं, बिकॉज जिसके हाथ पैर सलामत है उसको पकड़े, उसको बोलते थे बेगार सिस्टम। उसके बाद क्या हुआ,
डोगरा राज आता है, सिख राज के बाद डोगरा राज आता है। तो महाराजा गुलाब सिंह जिसने जे.एंड.के स्टेट सेट की, उनका तो टाइम कंसोलिडेट करने में लग गया। महाराजा प्रताप और रणबीर उसके बाद आए, जिन्होंने काफी स्कूल वगैरह खोले। महाराजा प्रताप ने आके बिगाड़ सिस्टम को ऑफिशियली बंद किया, क्योंकि अफगान के जाने के बाद यही बिगाड़ सिस्टम गिलगित बल्तिस्तान में मेंटेनेंस के लिए शुरू हो गया। वहां आर्मी थी, बहुत दूर थी, वहां उगता बड़ा कम था लोकल प्रोड्यूस, कश्मीर से ज्यादा था। उन्होंने 1990 92 95 में बंद किया। लेकिन जैसे हमारे यहाँ होता है कि ऑर्डर ऊपर से आता है, उसको लगते 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 नीचे वही ऑफिशियल, वही करप्शन, वो हर जगह होती है, हमारा डीएनए में। फाइनली 1925 में जब हरि सिंह महाराज बनते हैं, तो तब ये बिल्कुल सख्ती के साथ इसको बंद किया जाता है। तो कश्मीर की जो एक प्रॉब्लम थी, मेजर प्रॉब्लम, वो सॉल्व हो जाती है। लेकिन और उसके बाद विडो मैरिज, अगर महाराजा हरि सिंह का आप पढ़ेंगे, विडो मैरिज, री मैरिज, चाइल्ड मैरिज पे बैन, मंदिर खोल दिए सब कास्ट के लिए ही। उन्होंने जब वो राजा बने थे, उन्होंने कहा था कि मेरा कोई मजहब नहीं है, मेरा मजहब एक है, उसका नाम है जस्टिस। और मैं सबसे, उनकी बहुत बड़ी बहुत कहानियां यहाँ सुनेंगे आप अगर। लेकिन उनको ब्लैक पेंट में इसलिए पेंट करना जरूरी था कि जब नेहरू शेख जी का प्यार बढ़ा, तो उनको एक विलन खड़ा करना था। और ये बोला गया कि वो भारत के साथ विले नहीं करना चाहते थे। उन्होंने क्या किया, क्यों किया, मेरी बुक में काफी दिखा हुआ। और उसके बाद भी मैंने इस बुक को भी रिवाइज भी करना है एक्चुअली। तो कश्मीरी साइक में एक बात ये आ गई कि हमें 600 साल बाहर वालों ने राज किया, तो हमको बाहर वाले, इंडियन, हिंदुस्तानी बोलते रहे। वर्स्ट पार्ट ये थी कि जब 47 के बाद इनका अपना शेख अब्दुल्ला और उसके बाद बख्शी गुलाम मोहम्मद और बाकी जो चीफ मिनिस्टर आते गए, वो भी इनको लूटते रहे। तो कश्मीर में जो कॉमन आदमी है ना, उसने सिर्फ मार ही खाई है। आज हमारे साथ कर्नल अजय रैना सर जुड़े हुए हैं और आप सभी ने इनको बहुत सीरियसली फॉलो किया होगा जयपुर डायलॉग्स में भी, जब ये पूरा वाकया चल रहा था भारत और पाकिस्तान का जो पहलगाम अटैक के बाद हुआ। तो आज का जो हमारा विषय है वो मुख्यतः इनकी जो पुस्तक है कश्मीर नैरेटिव्स, जो मुझे बहुत ज्यादा आकर्षित की थी इस पुस्तक ने। जब क्लब हाउस का एक समय होता था, जब हम लॉकडाउन के बाद ऑनलाइन जुड़ते थे, तो वहां पर मैंने इनके इनके एक शब्द, इनके वाक्य मैंने सुना था कि कश्मीर में 30 से भी ज्यादा कहानियां हैं, नैरेटिव्स हैं। तो ये जो आइडेंटिटी क्राइसिस जो हम देखते हैं कि जो टूरिस्ट जब जाते हैं तो वो टूरिस्ट को कहते हैं कि आप इंडिया से आए हैं क्या, राइट? तो अपने आप को इंडिया का भाग नहीं समझना, इसका जो मूल कारण है, आज हमारा एक विषय इसी के अराउंड है। तो आपका सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद रवि जी, आपका धन्यवाद। आपको मेरी तरफ से नमस्कार, सभी देखने सुनने वाले को नमस्कार। तो ये तो हम सभी का सौभाग्य है सर। आज दूसरा विषय भी जो दर्शकों की तरफ से आया कि एसएसबी के बारे में, वो हम आखिरी जब हमारा सेशन हो रहा होगा तब हम उस पे हल्की सी चर्चा करेंगे, क्योंकि आपने कहा कि हम उस पे जेनरिक डिस्कशन ही करेंगे। तो पहला तो जी, मेरा जो प्रश्न है, ये जो कश्मीरियत शब्द है, ये क्या है? ये जो शब्द है वो क्या है? ये एक रवि जी एक प्रोपेगेंडा टूल है। और अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती ये है कि हमारे टॉप लीडरशिप आज नहीं, ऑलमोस्ट 25 साल से इस वर्ड को यूज करके इसको लेजिटिमाइज कर रहे हैं। आई मीन उसको एक दर्जा दे रहे हैं उसको, कि ये सच है। कहानी ये है कि कश्मीर हमारे पूरे एटलीस्ट नॉर्थ इंडिया में सबसे लंबी हिस्ट्री, कॉन्टिन्यूड हिस्ट्री जिसकी लिखी गई वो कश्मीर की है। आप राज तरंगनी से शुरू करेंगे तो आप 12th सेंचुरी की बात करें, लेकिन राज तरंगनी ने फिर शुरू से इतिहास लिखा है स्टार्टिंग में जाके, एंड उसके बाद इनकी हिस्ट्री लिखी जाती रही है, बीच में ब्रेक कहीं नहीं है। जो भी अच्छा हुआ बुरा हुआ बात की बात है। कश्मीरियत नाम का लफ्ज या वर्ड कहीं आपको नहीं मिलेगा। तो आपको जैसे पता होगा कि 1947 में महाराजा हरि सिंह को यहाँ से जब इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन होता है, उसके बाद शेख अब्दुल्ला नेहरू जी का प्रेम होता है बहुत ज्यादा, फिर महाराजा को एग्जाइल किया जाता है, तो शेख अब्दुल्ला जी यहाँ के प्रधानमंत्री बनते हैं, बिकॉज जम्मू एंड कश्मीर में प्रधानमंत्री होता था 370 के स्पेशल स्टेटस में। फिर वो अपना सही रंग रूप दिखाते हैं, तो नेहरू जी उनके प्यार में काफी डूबे हुए थे, उनको झटका लगता है कि ये तो देशद्रोही है, तो उसको फिर अरेस्ट किया जाता है, फिर कश्मीर से निकाल के कोडाईकनाल रखा जाता है, और वो अच्छी जिंदगी काटते हैं वहां पे, लेकिन स्टेट से बाहर रहते हैं। तो वो कश्मीर और जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल सीन से बाहर हो जाते हैं। तो आपको पता है कि पॉलिटिक्स में अगर आप दिखोगे नहीं तो आप बिकोगे नहीं, खत्म हो जाता आदमी। तो 20-21 राइट। साल उस टाइम का, जब इंटरनेट नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था। फिर होता क्या कि इंदिरा गांधी जी जब देखती हैं कि उनकी अपनी
यहाँ पे सरकार थी, लेकिन उनको लगा कि उनको सर्वाइवल के लिए शेख अब्दुल्ला को वापस लाना पड़ेगा कश्मीर में जो कुछ इश्यूज कंट्रोल करने के लिए। तो 1975 में अपने उस टाइम चीफ मिनिस्टर, क्योंकि उसके बाद फिर चीफ मिनिस्टर का नाम यूज होना शुरू हो गया, तो अपने चीफ मिनिस्टर को सैक करके इनको लाया गया। कांग्रेस मेजॉरिटी में थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस जो शेख अब्दुल्ला की पार्टी, उसकी एक भी सीट नहीं थी, और उसको चीफ मिनिस्टर बनाया गया। और वो 2 साल वो बिल्कुल प्यार मोहब्बत से चलते रहे। शेख साहब बड़े समझदार इंसान थे। 77 में इलेक्शन होता है, और वो 2 साल का जो उन्होंने अपना ग्राउंड तैयार की, 77 में मेजोरिटी के साथ आते हैं। और उसके आते ही वो, अब एस्टिमेट है, कोई 1000 कहता है, कोई 2500 कहता है, मेरी रिसर्च कहती है कोई 800 गांव के नाम रातों रात बदल दिए गए। तो अनंतनाग इस्लामाबाद बन गया, बहुत सारे नाम बदले गए। कश्मीर में जो रातों रात। हिंदुइज्म की जड़ है उसको साफ किया गया एक रात में। और उसके बाद फिर लोगों को चूरन खिलाया गया, एक वर्ड इन्वेंट किया गया जिसका नाम था कश्मीरियत। और उसको इन्वेंट करने वाला जो आदमी था वो इनका एक हिंदू ही था, जो शेख साहब के बहुत क्लोज था। तो जब ये वर्ड इन्वेंट किया गया तो ये बताया गया कि कश्मीरियत का ये मतलब है कि हम सब भाई भाई हैं, मिलके रहते हैं, आप हिंदू हो मुसलमान हो को फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज कश्मीर में कास्टिज्म नहीं है। कश्मीरी पंडित कम्युनिटी में, क्योंकि कश्मीर के सारे मुस्लिम जो हैं वो पंडित थे, किसी टाइम पे कन्वर्ट हुए। कश्मीरी समाज में, पंडित समाज में कास्ट सिस्टम नहीं होता, वो सारे पंडित हैं, ब्राह्मण हैं, दैट्स इट, खत्म। अभी जब इस कन्वर्ट हुए तो फिर उन्होंने बार्बर्स को कुछ और बोलना शुरू कर दिया। अब तो कास्टिज्म कश्मीरी मुस्लिम में काफी ज्यादा आ गया। तो वो एक इन्होंने घुंटी पिलाई दुनिया को कि कश्मीरियत मतलब सब रहो। इसका बेसिक मतलब ये था कि कश्मीर में रहना है तो हमारे अनुसार रहो, नहीं रहना तो तुमको उड़ा दिया जाएगा। क्योंकि 10 साल के बाद वो चीज़ हमें देखने को आई जब कश्मीरी पंडित को वहां से निकलना पड़ा। तो अगर कश्मीरियत करके कि इनकी संस्कृति का हिस्सा होता और कश्मीरियत करके कुछ सच होता, तो क्या कश्मीरी पंडित जो कि 2% थे, 3%, उनके साथ वो होता जो हुआ। और हम उस, वाजपेयी साहब आए, इतने अच्छे थे, पोइटिक इंसान थे, तो उन्होंने बोला कश्मीरियत, जमहूरियत, इंसानियत। तो मुझे ये समझ नहीं आई कि कश्मीरियत तो है नहीं, जमहूरियत नाम की, अब जहाँ पे आइडियोलॉजी, इस्लामिक आइडियोलॉजी चल रही हो पॉलिटिकल क्लास में, वहाँ कौन सी जमहूरियत और इंसानियत। जब आपने कश्मीरी पंडितों को वहाँ से, जिन्होंने आपको पढ़ाया, जो आपके टीचर्स थे, मोस्ट ऑफ दम कश्मीरी पंडित बेसिकली एजुकेशन इसमें बहुत ज़्यादा थे, तो उनको हमने मार के भगा दिया, उनकी बेटियों की अपने इज्जत लूटी, और फिर देश का प्रधानमंत्री उसको कहता है कि इंसानियत। तो ये सबसे बड़ा, आई थिंक, जो एक वहम है दुनिया को, वो ये आपने बिल्कुल सही शुरुआत की, कश्मीरियत वर्ड फ्रॉड है जी। और ये दूसरा शब्द जो आता है, ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर या इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर जो पाकिस्तान कहते हैं, इसमें जम्मू का नाम कहीं गायब सा हो जाता है, बट ज्योग्राफिकली मैप में देखे वो तो जम्मू का भी हिस्सा आता है। तो इस पर आप अगर कुछ प्रकाश डालें तो। जम्मू का ऐसा नहीं आता, जम्मू का ही हिस्सा आता है जो पीओजे ओके के है। ओके हाँ, ओके। मैं आपको जियोग्राफी समझाता हूँ। कश्मीर वैली जिसको कहते हैं वो 80 किलोमीटर बाय 40 किलोमीटर है, और वो बारामूला में खत्म होती है। इतिहास के पुराने पन्ने जब खोल के देखेंगे तो आपको बताया जाएगा कि कश्मीर एक बहुत बड़ी लेक थी, और वो लेक जो थी वो बारामूला के पास उसका निकास था, लेकिन वो निकास बंद था वहां पे, तो इसलिए लेक बनी हुई थी। फिर एक, अब ये देखो, एक फोकलोर है कि ऋषि कश्यप आया और उन्होंने कुछ, किसी को, एक वहां पे डेविल रहता था, उसको मारा तो वो पानी निकल गया, बह गया। दूसरा ये है कि एक अर्थक्वेक आया, कुछ आया, तो बारामूला के आसपास वो सारा पानी निकल गया। तो कश्मीरी ट्रेडिशनली अपने आप को, वैली का जो कश्मीर है उसको कश्मीरी का कहा जाता है ट्रेडिशनली। उसके आगे पर्वत श्रृंखला शुरू होती है, सामने वेस्ट की तरफ शमशाबारी रीज जाती है, जिसके अक्रॉस आपको वो नाम सुने होंगे, तिथवाल, थोड़ा ऊपर जाएंगे तो गुरेज, केरन, अभी फायरिंग हो रही थी कुछ दिन पहले, तो कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के हिस्से। तो ये सारे जो इलाके थे ये पहाड़ी बेल्ट है। तो वो बेसिकली, आप अगर कश्मीर को इमेजिन कीजिए कि एक तरफ पीर पंजाल है जो जम्मू और कश्मीर के बीच में खड़ा है, और उसमें टनल है जो हार्डन टनल, उसके निकलते हैं वैली शुरू हो जाती है। फिर वो वैली के आगे फिर एक पहाड़ की, तभी तो वैली है ना कि चारों तरफ पहाड़ है इसके। तो जो पहाड़ों पे लोग बसते हैं वो पहाड़ी हैं, और कश्मीरी उनको अपनी लैंग्वेज में रेफर करते हैं हिस्टोरिकली जैसे बाहर वाले, जब पार वाले, जो दूर वाले, ऐसे एक डेरोगेटरी टर्म उनके लिए यूज होती है कि वो कश्मीरी नहीं है। 47 में जब इन भारतीय फौज ने पाकिस्तानियों को मारना शुरू किया और भगाना शुरू किया, तो शेख अब्दुल्ला ने ही नेहरू जी को कहा कि आप उरी के आगे मत जाओ, बिकॉज आगे कश्मीर है ही नहीं।
क्योंकि उरी में भी लोग कश्मीरी नहीं बोलते। गुरेज में अगर आप जाएंगे वहाँ दर्द लैंग्वेज बोली जाती है, शीना लैंग्वेज बोली जाती है। आप इधर निकलेंगे थिथवाल की तरफ या निकलेंगे केरन की तरफ, तो वहाँ पे पहाड़ी बोली जाती है। अभी क्या है कि 50 60 70 साल में लोगों ने कश्मीरी सीख ली बिकॉज उनको सर्वाइव करना था। तो टिपिकली कश्मीर जो है वो अनंतनाग से स्टार्ट होता है, जहाँ जोहा टनल से आप निकलते हो काजीकुंड, और जहाँ बैरीनाग चश्मा जहाँ से झेलम दरिया निकलता है, और बारामूला में जाके खत्म हो जाता है। इस पूरे इलाके का एक भी इंच पाकिस्तान के पास नहीं है। तो ये होती है नैरेटिव की पावर कि कश्मीर का एक इंच भी पाकिस्तान के नीचे नहीं है और पूरी दुनिया उसको पीओके कहती है। जो इलाका उनके पास है वो इलाका किसी, जो हमारा पुंछ और राजौरी डिस्ट्रिक्ट से आज के ऑलमोस्ट आधा, राजौरी डिस्ट्रिक्ट ऑलमोस्ट आधा पुंछ डिस्ट्रिक्ट, पूरे का पूरा मुजफ्फराबाद, ये जो बेल्ट है, थिथवाल इस तरफ हमारा है और दरिया के पार उनका है, ये सारा जो इलाका है ये पहाड़ी बेल्ट है। और अगर आप मुजफ्फराबाद को अगर बोलोगे ओके जम्मू में नहीं है, तो मैं ये भी ग्रांट करता हूँ कि ठीक है जेलम के ऊपर वाला इलाका अलग कर दो, पीर पंचाल के उधर अलग कर दो, तो क्या है, जम्मू है। और फिर वो नीलम वैली जिसको कहते हैं वो कृष्णगंगा घाटी है एक्चुअली, वो है। और फिर लद्दाख का बहुत सारा हिस्सा है जिसको लोग गिलगित बल्तिस्तान कहते हैं। तो अगर आप टेक्निकली जाएंगे ना तो इसका नाम होना चाहिए पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू, गिलगित बल्तिस्तान, या पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड लद्दाख। के है ही नहीं। लेकिन वही आपकी बात है कि नैरेटिव इतना तगड़ा चलता है कि के बिना बात ही नहीं चलती। हमारे देश के बड़े से बड़े लीडर और हमारे न्यूज़ रीडर और प्रेस जर्नलिस्ट वो कश्मीर को ऐसे रेफर करते हैं कि कश्मीर में जे के, जैसे आपने कहा जम्मू गुम हो जाता है। और अभी जो आपने देखा, अभी जो हुआ, जब फायरिंग शुरू हुई, शेलिंग स्टार्ट हुई, मिसाइल्स फायर हुई, तो जम्मू पे फायर हुई। हमारे लोगों ने फौज के साथ लड़के, हम नहीं भागे यहाँ से, कभी भी नहीं भागे। अभी क्या भागेंगे। मेरा जो अपना डिस्ट्रिक्ट है राजौरी में, लाइन ऑफ कंट्रोल के 6 किलोमीटर के दूर मेरा घर है। अगर आप क्रो फ्लाई में देखेंगे तो हमारे जब बड़ा हालात खराब होता तो हम अपने लेडीज और बच्चों को पीछे भेज देते हैं, मर्द वापस से वहां से नहीं निकलते। लेकिन कोई रिकॉग्नाइज ही नहीं करता। हम तो फ्रंटियर हैं। किसी ने बड़ा अच्छा ट्वीट किया था, आपको पता है कि जम्मू से वेस्ट में जाओगे तो आपको सिर्फ इस्लाम मिलता है यूरोप तक। यूरोप में जाके आपको एक क्रिश्चियनिटी दिखती है। ये महत्व है जम्मू का, हिंदुइज्म का फ्रंटियर है। लेकिन देख लो, आप आज पूछ रहे हो तो अच्छा लग रहा है, दुनिया तो पूछती नहीं। ये हमें समझना चाहिए कि हमारे दिमाग के साथ कैसा खिलवाड़ किया जाता है। ये नैरेटिव्स हैं जी। एक तिब्बतन लीडर भी है, उन्होंने कहा कि भारत के लोग भी ये इंडियन चाइना बॉर्डर क्यों कहते हैं, इंडियन तिब्बतन बॉर्डर कहो ना। आप तिब्बत को बोलते भी नहीं हो तो आप नैरेटिव लूज कर रहे हो। एक काइंड ऑफ सेम चीज हो गई कि हम कश्मीर को, एब्सोल्युटली, जम्मू को कश्मीर कहते एब्सोल्युटली। रहे। हमारे पास फोर्स है जिसका नाम है आईटीबीपी, इंडो टिबेटियन बॉर्डर पुलिस। और फिर अगर हमारी लीडरशिप, मैं जब लीडरशिप की बात करता हूँ ना, मैं बीजेपी की बात कर रहा हूँ ना कांग्रेस, में सबकी बात कर रहा हूँ राइट, अक्रॉस द बोर्ड। और राइट। हमारे जर्नलिस्ट, चाहे वो सो कॉल्ड देश भगत हैं या जो भी हैं, वो क्यों बोलते हैं भाई आप, तिब्बत जो है वो ऑक्युपाइड लैंड है चाइना द्वारा, सिनकियांग ऑक्युपाइड लैंड है। और आपने, हमारी फोर्स का नाम है इंडो टिबेटियन बॉर्डर पुलिस, और फिर आप उसको इंडो चाइना बॉर्डर बोलते हो, तो फिर क्या कर सकते हैं आप यस, बताइए। यस। जी। तो आपकी बुक में मैंने ये नैरेटिव का एक मतलब पर्पस आप पढ़ा मैंने, जो काइंड ऑफ है कि नैरेटिव सर्व्स एज द फाउंडेशन ऑफ ऑल स्ट्रेटजी अपॉन विच ऑल एल्स पॉलिसी रेटोरिक एंड एक्शन इज बिल्ट। तो आई थिंक इट्स अ, आई थिंक दिस इज द पर्पस ऑफ नैरेटिव्स, राइट? कहानियों के ऊपर ही सारी लड़ाइयाँ हो रही है। बिल्कुल, आप कहानी बनाइए, लोगों को बेचिए, लोग उसको चाय कॉफी के साथ पियेंगे। किसी के घर से कुछ जाता नहीं ना। अभी आप रांची में बैठे हो, आपको फिक्र हो रही है, मतलब बड़ा अजीब सी बात है। कितने भारतीय हैं जिनको फिक्र है। तो यही मैं कहता हूँ, जब हम पढ़ेंगे नहीं, हम अपने ही इलाके में बैठे रहेंगे, दूसरों को सोचेंगे नहीं, फिर हम भारतवर्ष की बात करते हैं, अखंड भारत की बात करने लगते हैं। जो हमारे पास अपना भारत है पहले उसको समझ लें। इनफैक्ट मुझे पक्का पता कि आपके दर्शक काफ़ी हिंदी में हो, तो इसका हिंदी अनुवाद भी है इस किताब का। हालांकि उस अनुवाद से मैं बहुत खुश नहीं हूँ। वो प्रभात प्रकाशन ने किया था, कहानी जम्मू कश्मीर की करके नाम है इस बुक का हिंदी में। ओके। तो थोड़ा सा इनएक्यूरेसीज आ गई थी उसकी ट्रांसलेशन में। लेकिन लोग पढ़ना चाहते तो हम भी पढ़ना चाहते हैं। हमें नॉर्थ ईस्ट के बारे में कितना पता है रवि जी, हमारे भारतवर्ष में लोगों को नहीं पता। नॉर्थ ईस्ट से बोलते हैं, मुझे वो समझ नहीं आती नॉर्थ ईस्ट क्या हो, तो ईस्ट है, नॉर्थ का है वहाँ पे, तो ईस्ट है वो तो, है ना। तो फिर द्रविड़ियन खड़े हो जाते हैं, फिर हम नॉर्थ इंडियन हो जाते हैं। तो ये फॉल्ट लाइंस हैं, और उसका रीज़न यही है कि जब तक आप जैसे लोग यंगस्टर्स आगे आके इन चीज़ों को नहीं बात करेंगे, इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे नहीं, तो हमारी वो यूनिटी या अखंड भारत नहीं बन सकता।
क्योंकि हमें कहानियाँ वो बेची गई हैं और फिर उस कहानी के ऊपर फिर हमारी पॉलिसीज़ बनी, उसी के ऊपर हमारे सिद्धांत बने और फॉरेन पॉलिसी तक उस पे डिक्टेट हुई। तो ये हमें समझना राइट, चाहिए। राइट। सबसे पहले जो मैंने कहानी या डॉक्यूमेंट्री देखी थी कश्मीर पे, वो थी प्रधानमंत्री सीरीज एबीपी न्यूज़, जो पहले आनंद बाज़ार पत्रिका, राइट? तो जी, उसमें मैंने जो इमेज देखा राजा हरि सिंह का, वो बड़ा काइंड ऑफ ऐसा डिमीनिंग दिखाया गया है, मतलब लाइक काइंड ऑफ आज के भाषा में जो कहते हैं पप्पू, राइट? ऐसा दिखाया गया है। और मुझे हमेशा ये लगता था कि कहानी दूसरे साइड की भी सुननी चाहिए, राइट? कि दूसरे साइड की कहानी क्या है। तो ये जो विक्टिमहुड है कश्मीर में, कि हमारे साथ डोगरा कम्युनिटी के राजाओं ने ऐसा किया, हमें ना तो भारत ने पूछा ना पाकिस्तान ने पूछा, ये विक्टिमहुड, इसकी पूरी जड़ क्या है? अगर इस पे प्रकाश डाले, इस पे अगर आप कहना चाहें। देखिए रवि जी, साइकोलॉजी जो होती है ना वो सदियों में जाके एक कम्युनिटी की साइकोलॉजी, आपकी मेरी नहीं। हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, जिस कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, उसकी भी एक साइकोलॉजी होती है, कलेक्टिव साइकोलॉजी जिसको कहते हैं। आपने देखा होगा कि आपके बड़े अच्छे दोस्त होंगे जो कि मुस्लिम हैं, बड़े अच्छे बैठना उठना होगा, बहुत सेंसिबल बात करेंगे। वही अगर आपको कल जुम्मे की नमाज के बाद 15 लोगों के साथ मिलता है ना, उसका रवैया बदल गया होता है, बिकॉज वो उसका कसूर नहीं है। ये हर हर कम्युनिटी, हर सोसाइटी में अलग अलग डिग्री में लगता है। कश्मीरी साइकोलॉजी अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि पूरे दुनिया में आपको ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं मिलेगी रवि जी, जिसमें कोई बाहर वाला आया और उसने एक प्रदेश के ऊपर कब्जा कर लिया। बाहर वाला, उसको कोई मतलब नहीं, उनको ना कल्चर का पता है, ना लैंग्वेज का पता है, कुछ नहीं पता, कब्जा कर लिया। फिर दूसरा आया, फिर तीसरा आया, 600 साल बाहर वाले एक जियोग्राफिकल सेगमेंट पे राज करते रहे और जियोग्राफिकल सेगमेंट में रहने वाले लोग न पत्थर, तलवार छोड़ो, पत्थर तक नहीं उठाया। कहीं आपने सुना है कि ऐसा कोई एग्जाम्पल है कि 600 साल एक नॉन कश्मीरी आके कश्मीर पे राज करता रहा और किसी कश्मीरी की हिम्मत नहीं हुई कि वो पत्थर उठा सके? जो आज पत्थर मारते हैं ना, अपने को बड़ा दिलेर मानते हैं, उनको ये पूछता हूँ मैं आगे से कि ये बताओ तब तुम कहाँ थे? और कहीं नहीं है। लोग कहते हैं मुगलों ने राज किया, हमारे यहाँ ब्रिटिश ने राज किया, कितने विद्रोह हुए और मुगलों ने कैसे राज किया, शादियां कर करके कैसे राजपूतों ने उनका साथ दिया, वो अब क्लियर है हिस्ट्री में। 20,000 सैनिक लेके आप भारत जैसे देश को तब भी गुलाम नहीं कर सकते थे, आज भी नहीं कर सकते थे। इसलिए हमारा हिंदुइज्म भी बचा रहा, हमारा सब चलता रहा। तो कश्मीर की साइकोलॉजी में एक डीप हेटरेड है नॉन कश्मीरीज के लिए, क्योंकि उन्होंने 600 साल की बेबसी की जिंदगी काटी। उसमें पहले, सबसे पहले मंगोल्स आए थे, उन्होंने कन्वर्ट वर्ड नहीं किया, वो चले गए वापस लूट पीट के। उसके बाद फिर तुर्क आने शुरू हुए और फिर वो एक लद्दाख से एक प्रिंस आया था, वो कन्वर्ट हुआ, वो लंबी कहानी। कश्मीर एक ऐसी जगह है जहाँ पे तलवार पे इस्लाम नहीं फैला, कोई अरबी घोड़े पे चढ़ के कश्मीर में नहीं आया। एक इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, कभी फिर बात करेंगे। अंदर से बना। तो उसके बाद वो चलता रहा, उसके बाद अफगान आ गए और उसके बाद सिख्स आ गए, महाराजा रणजीत सिंह की एम्पायर का पार्ट बना। उसके बाद डोगराज आए। तो अगर आप कश्मीर के अध्ययन करेंगे अच्छे पुराने डॉक्यूमेंट्स में, आपको सबसे बड़ी कंप्लेंट कश्मीरी सोसाइटी में, देखो वहां पे क्या है, सेब उगता है, बादाम, अखरोट, चेरी, सब कुछ जो कि महंगा बिकता है। तो जहां तक उस जगह को ईश्वर की जो कृपा है उस जगह में, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस, टूरिज्म, 1800 कुछ में भी टूरिस्ट यूरोपियंस आते थे कश्मीर में घूमने, हनीमून के लिए, 19वीं शताब्दी की शुरुआत में। तो ये अलग था, इसलिए जे&के स्टेट सबसे अमीर और सबसे वेल मैनेज स्टेट थी 47 में, जब पूरे प्रिंसली स्टेट्स में सबसे बड़ी भी थी जियोग्राफिकली। हैदराबाद पॉपुलेशन में बड़ा था। तो अगर इनकी आप कंप्लेन सुने, हिस्टोरिक कंप्लेन ये थी कि जब खासकर जब अफगान आए तो क्या करते थे, इस मौसम में जैसे जैसे बर्फ पिघली, सारे यंग बंचों को पकड़ा जिन्होंने अभी अपने खेतों में बुआई का काम करना, उनको पकड़ा, उनके सिर पे डाला लोड। तो यहाँ का जो टैक्स इकट्ठा किया होता था ना फसल के रूप में, चावल है, आटा है, जो भी है, बादाम है, वो उठा के बोला जाओ अफगानिस्तान छोड़ के आओ। और जब गिलगित भी इसका पार्ट था, गिलगित में कम्युनिकेशन बहुत बुरा हाल था, रोड तो थी नहीं, फुटपाथ पे जाना पड़ता था। तो इन लोगों को ना मिनिमम चावल पर डे और नमक कुछ 10 ग्राम मिलता था डाइट। तो ये लोग जब तक पहुंचते थे ना अपने डेस्टिनेशन में, तो ये बिल्कुल स्टार्व्ड और ऊपर से लोड उठा रखा है आपने, तो इनकी हिम्मत ही नहीं होती थी वापस आने की। और जो आते थे उनको रास्ते से पठान किडनैप करके स्लेव्स करके स्लेवरी में डाल के भेज देते थे, काफी मर जाते थे। तो दो चीजें होती थी, एक आपके घर का एबल बॉडीड पर्सन जो है, जिसने सारा काम करना था, वो चला गया, वापस आएगा नहीं, और आ भी गया तो इस दशा में नहीं होगा कि वो स्टेट में नहीं होगा कुछ करेगा।
दूसरा आपका एग्रीकल्चर का पीरियड पूरा खत्म हो गया, आपके घर में कोई बचा नहीं, बिकॉज जिसके हाथ पैर सलामत है उसको पकड़े, उसको बोलते थे बेगार सिस्टम। और अफगान के खिलाफ सबसे बड़ी कंप्लेंट कश्मीर में यही उन्होंने किया। जब सिख्स आए तो सिख्स ने जब देखा कि यहाँ सारे ही हिंदू थे जो कन्वर्ट हुए हैं, तो उन्होंने बोला ओके हम वापस घर वापसी करेंगे, कश्मीर ओरिजिनल पंडितों की लैंड है। तो तब कश्मीरी पंडित ही खुद उठे और बोला नहीं 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 प्लीज ये मत करो। इनफैक्ट एक कश्मीरी पंडित ने जेल में किश्ती में बैठ गया, बोला मैं डूब जाऊंगा अगर आप इनको रिकन्वर्ट करोगे। कुछ बेवकूफियां हैं ना जो होती हैं। उसके बाद क्या हुआ, डोगरा राज आता है, सिख राज के बाद डोगरा राज आता है। तो महाराजा गुलाब सिंह जिसने जे स्टेट सेट की, उनका तो टाइम कंसोलिडेट करने में लग गया। महाराजा प्रताप और रणबीर उसके बाद आए जिन्होंने काफी स्कूल वगैरह खोले। महाराजा प्रताप ने आके बेगार सिस्टम को ऑफिशियली बंद किया, क्योंकि अफगान के जाने के बाद यही बेगार सिस्टम गिलगित बल्तिस्तान में मेंटेनेंस के लिए शुरू हो गया। वहां आर्मी थी, बहुत दूर थी, वहां उगता बड़ा कम था लोकल प्रोड्यूस, कश्मीर से जाता था। उन्होंने 1990 92 95 में बंद किया। लेकिन जैसे हमारे यहाँ होता है कि ऑर्डर ऊपर से आता है, उसको लगते 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 नीचे वही ऑफिशियल वही करप्शन, वो हर जगह होती है, हमारा डीएनए में। फाइनली 1925 में जब हरि सिंह महाराज बनते हैं, तो तब ये बिल्कुल सख्ती के साथ इसको बंद किया जाता है। तो कश्मीर की जो एक प्रॉब्लम थी, मेजर प्रॉब्लम, वो सॉल्व हो जाती है। लेकिन और उसके बाद विडो मैरिज, अगर महाराजा हरि सिंह का आप पढ़ेंगे, विडो मैरिज, री मैरिज, चाइल्ड मैरिज पे बैन, मंदिर खोल दिए सब कास्ट के लिए ही। उन्होंने जब वो राजा बने थे, उन्होंने कहा था कि मेरा कोई मजहब नहीं है, मेरा मजहब एक है, उसका नाम है जस्टिस। और मैं सबसे, उनकी बहुत बड़ी बहुत कहानियां यहाँ सुनेंगे आप अगर। लेकिन उनको ब्लैक पेंट में इसलिए पेंट करना जरूरी था कि जब नेहरू शेख जी का प्यार बढ़ा तो उनको एक विलन खड़ा करना था। और ये बोला गया कि वो भारत के साथ विले नहीं करना चाहते थे। उन्होंने क्या किया क्यों किया मेरी बुक में काफी लिखा हुआ, और उसके बाद भी मैंने इस बुक को भी रिवाइज भी करना है एक्चुअली। तो कश्मीरी साइक में एक बात ये आ गई कि हमें 600 साल बाहर वालों ने राज किया, तो हमको बाहर वाले इंडियन हिंदुस्तानी बोलते रहे। वर्स्ट पार्ट ये थी कि जब 47 के बाद इनका अपना शेख अब्दुल्ला और उसके बाद बख्शी गुलाम मोहम्मद और बाकी जो चीफ मिनिस्टर आते गए, वो भी इनको लूटते रहे। तो कश्मीर में जो कॉमन आदमी है ना, उसने सिर्फ मार ही खाई है। पहले बेगारी वाला बेगार सिस्टम था, बाद में जब अपना उनके अपने लोगों ने राज करना शुरू किया तो वो भी उतने घटिया निकले, वो भी उतने लूट लूट। आप देखिए ना इनकी संपत्ति, आपके लंदन में फ्लैट्स हैं, विलाज हैं, कहाँ से आए भाई। तो इनके अपने, और जेएनके की पॉलिटिक्स 47 के बाद हमेशा कश्मीर सेंट्रिक रही है। चीफ मिनिस्टर हमेशा कश्मीर से बना, गुलाम नबी आजाद को छोड़ के, जो टेक्निकली तो जम्मू रीजन से बिलोंग करते हैं, लेकिन वो पढ़े लिखे सब कश्मीर में ही हैं और कांग्रेस के थे वो। तो कश्मीरी जब आपको बोलते हैं हिंदुस्तानी हो, जब इंडियन बोलते हैं, उनके दिमाग में वो गेम है कि अगर आप कश्मीरी नहीं हो तो आप हमारे दुश्मन हो। ये इनकी साइकोलॉजी के अंदर एम्बेडेड है और ये निकल नहीं सकता। आप जितना मर्जी कर ले, डेवलपमेंट कर लो, कुछ कर लो, ये नहीं निकल सकता। ये 600 साल की हिस्ट्री है और हम इन चीजों को समझते नहीं। हम प्रॉब्लम कुछ और होती है, उसको एड्रेस कहीं और करना शुरू कर देते हैं। हमने आज तक ये नहीं माना कि कश्मीर में जो प्रॉब्लम है वो इस्लामिक फंडामेंटलिज्म की प्रॉब्लम है, जिसके कारण आपने वहां के हिंदुओं को वहां से मार के भगाया। हमने इसको बोला ये पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, ये सेपरेटिज्म की प्रॉब्लम है। कश्मीर यूनिक है, क्यों? आपका रांची यूनिक नहीं है? आपका झारखंड यूनिक नहीं है? विद इन जे एंड के लद्दाख यूनिक नहीं है? जम्मू के डोगरे यूनिक, हर कोई यूनिक है, हर का अपना कल्चर है, खाने पीने का तरीका है। जम्मू के अंदर इनफैक्ट आप अगर बेल्ट स्टडी करेंगे तो डोगरा जिसको हम जानते हैं वो एक कल्चर है, पहाड़ी कल्चर है, पुंछ कल्चर है, यहाँ भी है। इसका ये मतलब लड़ना शुरू कर दो आप को एग्जिस्ट ही ना करो। लेकिन फिर कुछ हमारी गलतियां हैं, कुछ दिल्ली की भी गलतियां हैं। अपीज करते रहे करते रहे करते, और लेटेस्ट आप देखिए, आपने इलेक्शन करवा दिए सुप्रीम कोर्ट के प्रेशर में आके, और उसका अंजाम आपको पहलगाम में मिल गया फिर। तो ये जो आपका जो बेसिक क्वेश्चन था कि इसमें दोनों ही शामिल हो गए। हरि सिंह, महाराजा हरि सिंह के बारे में भी उन्होंने पूछा था। दूसरा ये था कि ये आपको अपना नहीं मानते, हम इनके लिए विलन है। डोगराज ने सिर्फ 100 साल राज किया है, लेकिन उससे 500 साल जिनके ऊपर जुल्म पहले ऐसे ऐसे राज्य आए जिन वो कहता था कि एक मन जनेऊ इकट्ठे करोगे तो ब्रेकफास्ट करूंगा। और वो कन्वर्ट होने वाले मुस्लिम्स को ऑर्डर था कि अगर आपको एक पंडित जाता हुआ दिखता तो उसके दौड़ के उसके कंधे पे चढ़ जाओ, उसको घोड़ा बना के चलाओ। तो इनका जो माइंड में एक डीएनए में एक जो एंटी आउटसाइडर नॉन कश्मीरी एक जो एलिमेंट आ गया ना, वो आज भी है। एंड दैट इज समथिंग विच हमने उसको कभी एड्रेस नहीं किया, साइकोलॉजिकल लेवल पे उस पर काम नहीं किया।
और इनको खिला के ये फ्री कर दो। बिजली का किराया नहीं देते थे अभी कुछ साल पहले तक, कश्मीर में रिवाज ही नहीं था, अपीज करते रहे। तो दिस इज हाउ। और उनको समझ आ गई कि हम शोर मचाएंगे, पाकिस्तान का झंडा निकालेंगे तो दिल्ली से पैसा आ जाएगा। दुर्लत डॉक्ट्रिन चली यहाँ पे कि जो पाकिस्तान का झंडा उठा रहा है उसको मुंह में पैसे डाल दो। हुर्रियत के लीडर्स को हाँ, कहाँ कहाँ नहीं घुमाया हमारी सरकारों ने, लंदन घुमा दिया, यूरोप घुमा दिया। वो बंदे जो कि फायरमैन था, एक बंदा उनका हुर्रियत पार्टी में, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का एक मेंबर जो एक पॉलिटिकल पार्टी को लीड करता था, ही वाज अ फायरमैन। और उसको जब कल को जब भारत की टॉप ब्रास के साथ खाने पीने का मौका मिला, फिर उसको बाहर घुमाया गया, लंदन घुमा, यूरोप घुमा, तो उसके तो बल्ले बल्ले होगी। तो उनको समझ आ गई ये बहुत सही तरीका है, शोर करो। बीच में ISIS का झंडा भी निकाला था एक बार, क्योंकि हमने उनको गोली मारनी नहीं। अगर पॉलिसी क्लियर हो गया, पाकिस्तान का झंडा लेके आ रहा हो, यू शुड बी शॉट एट साइट। अगर ऐसा होता तो फिर देखते हैं ना क्या है। देखो, आप जो जिस लोगों को जो डील कर रहे हो उसको उनको लैंग्वेज में बात करनी पड़ती है जिनको समझ आती है। कश्मीर की लीडरशिप आप स्टडी करेंगे, सब ने दिल्ली को लूटा है, बेवकूफ बनाया। फिर हमारे दुल्लत साहब जैसे IB वाले लोग आ गए जो खुद कन्फेस कर रहे हैं कि मैं उधर था और मुझे पता नहीं था कि 2 महीने के बाद कश्मीर में विद्रोह होने वाला है। फिर आप कौन से इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर हो? तो खैर, बात अब बहुत दूर तक निकल जाएगी रवि जी। आई थिंक आई विल गिव इट बैक टू तो यू। आप ये नेक्स्ट। जैसे यस 370 भी जो हम लोगों ने देखा कि एबोलिशन हुआ, तो टेक्निकली वो भी लोगों के लिए तो था नहीं, कश्मीर के लिए। आपको मैंने सुना ये बातें करते हुए 370 के ऊपर भी। देखिए, 370 तो अभी भी है, वो उसको डिल्यूट किया गया और 35A को एब्रोगेट किया गया, उसको हटा लिया गया। इसका फायदा जनमानस को कुछ नहीं था। 370 बचाता था यहाँ के टॉप पॉलिटिशियंस को, ब्यूरोक्रेट्स को, क्योंकि आप यहाँ खाते थे, करप्शन करते थे। BCCI का चेक आया, J&K क्रिकेट काउंसिल में 50 लाख वो गायब हो गया, चेक ही गायब हो गया, किसी और अकाउंट में चला गया। तो ये सब चीजें आप इसलिए कर पाते थे कि भारत के रूल यहाँ पे सारे वही लगते थे जो आप लगाना चाहते थे। अगर किसी ने एंटी करप्शन बिल दिल्ली में पास किया या विजिलेंस कमीशन को बिठाया तो यहाँ आप नहीं लगाओगे। आपको पंचायत राज पसंद नहीं आया तो आपने नहीं करवाया। तो 370 इनको बचा रहा था। आप मेरे को पूछो तो मुझे क्या फायदा 370 का? कोई फायदा नहीं, उल्टा नुकसान है कि मैं अगर कल को अपनी कोई चीज बेचना चाहता हूँ किसी डिस्ट्रेस में आके, तो जब दुनिया भर में प्रॉपर्टी रेट्स स्काई रॉकेट कर रहे थे तो हमारा एक स्टेडी सी ग्रोथ थी, बिकॉज डिमांड एंड सप्लाई की बात है। बाहर वाले खरीद नहीं सकते जमीन, उससे डेमोग्राफी भी चेंज नहीं हो सकती, बिकॉज आपने बैन लगा रखा है, और आज भी वो कंटिन्यूड है बाय द वे। बट ये था कि मेरी बेटी अगर बाहर जाके शादी करती है तो उसकी प्रॉपर्टी राइट्स खत्म। लेकिन एक पाकिस्तानी लड़की आके कश्मीरी लड़के से शादी करती है तो वो पार्ट ऑफ। तो इसका एक सिलेक्टेड लोग जो थे वो फायदा उठा रहे थे, मेरे जैसे लोगों को उसका कोई फायदा नहीं था। और 370 का टूटना इसलिए हमने वेलकम किया कि एक उनकी जो प्रोटेक्शन थी करप्शन की वो खत्म हुई। और ये जो अलगवाद की एक जो हमारा कश्मीर, हम अलग हैं, हमारा कश्मीर, जम्मू तो हम तो बोलते नहीं, हम तो जब कह रहे जम्मू स्टेट अलग कर दो, इतने कर दो, वो भी कोई सुनता नहीं। तो वो जो हमारा कश्मीर और हम अलग हैं, जो मैं कह रहा हूँ कि साइकोलॉजिकली जो इनको इनका जो हमने पेम्पर करके वो ख्याल रखा है इनके दिमाग में जिंदा कि हाँ आप अलग हो, आप यूनिक हो कश्मीर, उसको तोड़ने में 370 का हटना रोल पे उसका असर दिखा भी। ये नहीं कि 370 के बाद बहुत फर्क पड़ा कश्मीर में। अगर हम पहलगाम की घटना को लेते हैं, बड़ा अनफॉर्चुनेट था। उसके पहले जो घटनाएं हुई हैं वो जम्मू रीजन में हुई, रियासी में बस पे अटैक हुआ, रजौरी पुंछ में हुआ, कठुआ में हुआ, किश्तवाड़ में हुआ। कश्मीर वैली में पर से 2019 के बाद कोई बड़ी घटना नहीं हुई, जो कि एक अपने आप में अचीवमेंट है। इलेक्शन करवा लिए गए सुप्रीम कोर्ट के प्रेशर में आके। सुप्रीम कोर्ट का तो कोई स्टेक तो है नहीं, उनका घर तो यहाँ है नहीं। उन्होंने जब आएंगे तो उनके पास 25 आगे प्रोटेक्शन घूमती है, 25 पीछे घूमती है, वो जब आते हैं घूम के चले जाते हैं। सरकार को चाहिए था कि उसको अपील कर बिकॉज जब इलेक्शन अनाउंस हुए उस समय रजौरी पुंछ में बहुत इनकाउंटर हो रहे थे, वो पाकिस्तान ने काफी सारी इन्फिल्ट्रेशन की थी। एक सॉलिड रीजन था कि यहाँ पे इलेक्शंस ना हो। लेकिन अभी इसकी गेम आपको ऐसे समझनी पड़ेगी कि 2019 में 370 को डाइल्यूट किया गया, 35A को निकाला गया, लीडर्स को निकाल दिया गया, गवर्नर रूल लगा हुआ था, लेकिन आपने ब्यूरोक्रेसी नहीं चेंज की यहाँ की। और यहाँ की ब्यूरोक्रेसी बाकी दुनिया इंडिया की ब्यूरोक्रेसी से इसलिए अलग है कि अगर आप कल IAS करते हो तो आपको 90% चांसेस है वो झारखंड काडर नहीं मिलेगा। आप जाओगे
राजस्थान कार्डर, महाराष्ट्र कार्डर, जैसे होता है डिस्ट्रीब्यूशन। इसी राइट। तरीके से जम्मू कश्मीर के जो आईएएस ऑफिसर्स थे वो पूरी दुनिया इंडिया में फैले हुए थे। गुलाम नबी आजाद के टाइम पे एक इन्होंने डिसीजन लिया कि कश्मीरियों को एम्पावर करो, उनको ऑटोनमी टाइप कुछ चीज करने के लिए सारे आईएएस ऑफिसर्स को कार्टर तोड़ के उनको जेएनके में लेके आ गए। वो जो कार्टेल है वो आज भी एग्जिस्ट करता है। वो उस टाइम जूनियर लेवल पे था, वो सीनियर मोस्ट लेवल पे है। ये वो लोग हैं जिन्होंने चीफ मिनिस्टर्स के साथ काम किया है, मिनिस्टर के साथ काम किया है। गवर्नर रूल के टाइम वो चुप करके बैठे रहे। और उसमें नॉन जेएनके वाले आईएएस ऑफिसर्स का भी वो सेम ही हाल है, बिकॉज कश्मीर में अगर आप जाओ और अगर आपके हाथ में पावर है तो आपको कश्मीरी इतने प्यार से ट्रीट करेंगे, आपको जो जरूरत है जिंदगी की वो पूरी होगी, और आप भी कश्मीर के गुण गाना शुरू कर दोगे। तो आपने ब्यूरोक्रेसी चेंज नहीं की, तो हुआ क्या कि ऊपर से लगा कि हाँ जी जो करप्ट पॉलिटिशियंस हैं वो कोई हाउस अरेस्ट में है, कोई बाहर है, कोई अंदर है, वट, और एलजी साहब कर रहे हैं। एलजी साहब को फीड कौन करेगा? जो भी एलजी यहाँ पे आएगा उसको फीड तो ब्यूरोक्रेसी करेगी ना, वही फाइल ऊपर आएगी ना जो आनी चाहिए। तो वो जो ब्यूरोक्रेट्स, वो मशीनरी चेंज नहीं हुई। और जब ये बात चली कि इलेक्शन कराने हैं तो बड़ा सिंपल सा सिस्टम है। आप ब्यूरोक्रेसी आपकी है, आपके डीसीज ने लिख के दे दिया, सब ठीक है। चीफ सेक्रेटरी साहब ने बोला ठीक है, नोटिंग शीट चली, दिल्ली पहुंची, कौन उसको काटेगा? एलजी साहब के सामने फाइल पुटअप होती है जिसमें एसएसपी से लेके डीसी से लेके डिवकॉम से लेके चीफ सेक्रेटरी तक हर बंदा ये लिख रहा है कि हमारा डिस्ट्रिक्ट बिल्कुल ठीक है, इलेक्शन करवा सकते हैं। तो क्या एलजी साहब के पास कोई पावर या लॉजिक है कि उसके ऊपर काटा मारे और लिखे नो नो इलेक्शंस? नहीं लिख सकते ना। ब्यूरोक्रेसी ऐसे काम करती है। वही फाइल जब दिल्ली पहुंचती है बोले सब बल्ले बल्ले है। तो आज पूछना चाहिए ना पहलगाम क्यों हुआ, उनको पूछना चाहिए ना वो सब जिन्होंने सिग्नेचर किए थे। प्रॉब्लम क्या है, इंडियन ब्यूरोक्रेसी में अकाउंटेबिलिटी तो है ही नहीं। किसी डिस्ट्रिक्ट में राइट्स होते हैं तो डीसी को दूसरे डिस्ट्रिक्ट का डीसी बना देते हैं, कहीं तो प्रमोट करके सेक्रेटरी बना देते हैं। तो देश चलता है, ब्यूरोक्रेट्स चलाते हैं हमारे देश को। पॉलिटिशियन आते हैं चले जाते हैं, ये फैक्ट हमें समझना चाहिए। तो अगर किसी प्रांत में अगर आप चेंज लाना चाहते हो, जैसे जम्मू कश्मीर एक टिपिकल एग्जाम्पल है, तो आपको हर चीज के साथ साथ ब्यूरोक्रेसी चेंज करनी चाहिए। अभी आपने कहा लॉ एंड ऑर्डर हमारे पास है, दिल्ली के पास है, यूटी है। आप बताओ रवि जी, आप एसएचओ हो पुलिस स्टेशन में, आपके बीवी बच्चे सब यहाँ पढ़ते हैं, अब लोकल हो, चीफ मिनिस्टर के ऑफिस से फोन आता है, तो आप क्या बोलोगे? मैं जरा शाह साहब को पूछूंगा? इंसान है ना हम लोग। तो जब आपने राइट। पॉलिटिशियंस बिठा दिए लोगों के ऊपर, फिर आप कहो कि ये डिपार्टमेंट, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दिल्ली का है और ये वाला जेएनके स्टेट का, ऐसे काम होता नहीं। हम इंसान हैं, हमारे अपने प्रेशर्स होते हैं, हमारी अपनी लिमिटेशंस हैं। तो ये कुछ इश्यूज हैं जो आई थिंक किसी को उनका नोट करना पड़ेगा, अदरवाइज कॉस्मेटिक्स पे खत्म हो जाएगी बात। जी। सो आई थिंक आपने जो रूट कॉज एनालिसिस कहते हैं उसके ऊपर आपने बहुत अच्छे से इसकी हमें एक आई थिंक पूरा मैप, एक बर्ड आई व्यू हमें दिया है कि कश्मीर की मूल समस्या क्या है। इट्स नॉट अबाउट जस्ट अबाउट कि 370 रूल हट गया, बट वो विक्टिमहुड, वो ब्यूरोक्रेसी, वो 600 साल की जो साइकी है, राइट, ये एंड उसको दरकिनार करना, नहीं समझना, राइट, प्रॉब्लम को ही एक्सेप्ट नहीं करना, नहीं पकड़ना, तो आप क्या समाधान लाओगे? पहला तो स्टेप ही है कि प्रॉब्लम को आप एक्सेप्ट करोगे, दिस इज दी प्रॉब्लम। जो आपने कहा या इस्लामिक फंडामेंटलिज्म इज अ प्रॉब्लम, इट्स नॉट अ पॉलिटिकल। दो पार्टियों का यहाँ भी, भारत में भी सोशल मीडिया पे आपको दिख जाएगा, हिंदू मुस्लिम जब होता है तो टेक्निकली एक ग्रुप कहता है तुम लोग बीजेपी कांग्रेस क्यों कर रहे हो। अब वो विषय रिलीजन का है, उसमें पॉलिटिकल पार्टी कहाँ से आ गई, राइट? तो तो यही है ना तो कि अब हम आप, लोग जी, जी, या सॉरी सॉरी, क्या आप हर जगह अच्छा दिखना चाहते हो, अच्छा सुनना चाहते हो? मैं अपने डिस्कोर्स में, अपने कन्वर्सेशंस में, मैं हिंदू मुस्लिम सीधे सीधे नाम लेता हूँ, बिकॉज हमें सच्चाई को देखना पड़ेगा। राइट, जो हो रहा है वो सबके सामने है। और मेरी बात सुन के अगर वेल मीनिंग मुस्लिम्स अगर समझते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम कहाँ है, तो आई थिंक हमारा इतना तो फर्ज बनता है कि हम बोलें। बाकी किसी को समझना नहीं समझना ठीक है, खुशफहमी में रहना अच्छा नहीं होता। दैट्स व्हाट। जी। राइट। तो अब हमारा जो आखिरी विषय है, आज का जो प्रश्न है वो एसएसबी के अराउंड है सर। तो इस पे जो युवा है, जो ड्रीम करते हैं कि इंडियन आर्मी में या नेवी में, एयरफोर्स में ऑफिसर्स के रैंक पे जाना चाहते हैं, तो एक्चुअली वो माइंडसेट क्या होता है, वो उनको मेंटली क्या प्रिपेयर करना होता है? मतलब आप अगर कुछ
उस पर आप बात रखना चाहें तो प्लीज। जुनून, आप में जुनून होना चाहिए कि आपने वर्दी पहननी है और कंधे पे स्टार लगाने हैं, और ये जुनून इतना भयंकर होना चाहिए कि आपके घर वाले को लगना चाहिए कि पागल हो गए। अगर आप उस लेवल के जुनून पे पहुंच जाते हो तो आप सिलेक्ट हो जाओगे, बिकॉज हमारी अनलाइक आईएएस, हमारी सिलेक्शन में नॉलेज का कोई वैल्यू नहीं है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ अपनी। मैंने 2 बार एसएसबी दी, क्योंकि पहली बार जब मैं एग्ज़ाम देने गया तो मैंने अभी ग्रेजुएशन का पेपर नहीं दिए थे, और मैं सिविलियन बैकग्राउंड से हूँ। जम्मू में हमारे ये है कि हर दूसरे घर में फौजी होता है, तो मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स आर्मी में हैं, बट ऑफिसर्स नहीं है, बहुत कम थे उस टाइम, अभी हैं। तो शायद मैं पहला ही था जो कि अपने क्लोज चाचे भतीजे ताए मामा फैमिलीज में मैं ही था जो अफसर बनना चाहता था। तो मैं जब पहली बार गया तो अभी तब हमारे पास हमारा लास्ट बैच था भारत में 10+2+2 वाला। तो मुझे लगा यार अभी 6 महीने दूर हैं, अभी बीएससी के एग्जाम देने हैं फाइनल, ऐसे ही तफरी करके आते हैं। और मैं था मेडिकल स्टूडेंट। तो पहले दिन जो 2 एग्जाम पेपर होते हैं यूपीएससी के, उसमें इंग्लिश और जनरल नॉलेज का होता है, और अगले दिन मैथ का होता है। तो जिसने आईएम में नहीं जाना और शॉर्ट सर्विस करना है तो वो पहले 2 पेपर देके वो आ सकता है कि ओके, वो शॉर्ट सर्विस कमीशन का ओटीए का वो होता है। तो 2 पेपर दिए, तो एक तो कॉन्फिडेंस नहीं, तैयारी नहीं की हुई थी। दूसरा कि अभी बीएससी करनी है, उसके बाद देखेंगे। तो मैं, और कहते हैं ना जैसे दोस्त वैसे ही होता है, तो 2 हम थे, हमने कहा यार संडे को अब घर से निकले, मूवी देखे, छोड़ो मूवी देखते हैं, हम फिल्म देखने चलेंगे, हिंदी फिल्म। तो रिजल्ट आया तो पास हो गए। जब पास हो गए तो अब ओटी के लिए पास हुए थे, तो मैं एसएसबी के लिए गया, बड़ी तैयारी की। बिकॉज यहाँ पे सिटी में, क्योंकि यहाँ पे हर घर में सोल्जर जैसे है, तो सिटी के अंदर मेरे रिलेशन में तो नहीं था, लेकिन हमारी मोहल्ले में, लोकेलिटी में, कॉलेज में काफ़ी सारे ऑफिसर्स जो ट्रेनिंग में चले गए थे, जब अभी भी कमीशन हुए थे, हमारे सीनियर्स थे, तो उनसे पता किया क्या होता है। तो मैं इंटरव्यू देने गया, और गया इलाहाबाद, जो 18 बोर्ड जो सबसे स्ट्रिक्ट माना जाता था, और उसमें हम 36 लोग थे, हम लोग तो 2 ही सिलेक्ट हुए थे, उसमें मैं एक था। फिर मैं घर आया तो मैंने कहा यार ये ओटीए तो थोड़ा सा बहुत अच्छा है, लेकिन मैं ना अनसर्टनिटी मेरे को पसंद नहीं थी, कि मेरे को 5 साल बाद कोई मेरी रिपोर्ट लिखे और बोले कि हाँ भाई इसको रखना है, तो मैं आईएमए में जाना है। तो मैंने दोबारा एग्जाम दिए, और मैथ मेरे को आता नहीं था ढंग से, बट कर करा के पास हो गया। तो मैं एसएसबी के लिए दोबारा गया। जब पहला मैं एसएसबी में गया था ना, और ये भी होता है जब आप फर्स्ट एसएसबी, सेकंड एसएसबी, थर्ड में, फोर्थ, लोग 6-6 बार जाते हैं, तो आपकी फाइल साथ साथ में मूव करती है, वो बड़ा सिस्टम उनको पता है ये आ रहा है। पहले बेंगलोर गया था, अभी इलाहाबाद गया है, कल को भोपाल गया। तो दूसरे तीसरे इंटरव्यू शॉर्ट होते हैं थोड़े, बिकॉज उनको पता है कि इसको प्रॉब्लम क्या है। मेरे पहले इंटरव्यू में उन्होंने पूछा था कि आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो? तब तो ये नेट वेट होता नहीं था, तो हाँ पढ़ता हूँ। तो उसने मेरे जो मस्ती में थे प्रेसिडेंट साहब, इंटरव्यू जो लेते हैं उसे प्रेसिडेंट कहते हैं, तो उन्होंने कहा कि ऐसे कर, मेरे को 5 इंटरनेशनल इश्यूज के बारे में थोड़ा थोड़ा बता दे। पाकिस्तान था, इसराइल का हमेशा था, अमेरिका का कुछ था, कोरिया का, तो मैंने जो तो बोल दिया। तो मैं इतना प्रिपेयर्ड था कि मेरे पास भारत के अपने पॉलिटिकल वगैरह क्वेश्चन नहीं पूछते एसएसबी में, बेसिकली ये जो जियो पॉलिटिक्स और इसकी बात होती है। तो मेरे को सब पता था दुनिया में क्या हो रहा है, इंस्पाइट की ऑफ द फैक्ट कि इंटरनेट नहीं था, तो जो भी न्यूज़पेपर पढ़ के करते। जब मैं दूसरी एसएसबी में गया हूँ ना, उसने मेरे को पूछा आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, तो मैंने कहा नहीं। इसने बोला आप नहीं पढ़ते, मैंने कहा मैं तो पहले सिलेक्ट हो रखा हूँ, मैं तो जा ही रहा हूँ। और जब सिलेक्शन हुई उसके बाद मेरे फादर साहब ने कहा कि जाओ गांव में सबको मिल के आओ। तो मैं तो 2 महीने से टूर पे ही हूँ, लोगों से मिलने आ रहा हूँ, बाय बाय करने के चक्कर में, इतनी बड़ी बिरादरी है हमारी, तो मेरे को तो न्यूज़पेपर पढ़ने का मौका नहीं मिला। तो कहता है करंट अफेयर्स कुछ आता है, ऐसा नहीं पता। ये मेरा इंटरव्यू था दूसरा, और क्योंकि मैं पहले क्लियर कर चुका था, तो पॉसिबली उसके पास वो था, तो मेरा 10 मिनट में इंटरव्यू खत्म हो गया। तो मैं जब पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मुझे ये लगता है कि 2-3 चीज़ें जो बच्चों को समझनी चाहिए। पहले आप लैंग्वेज की फिक्र ना करें कि आपको इंग्लिश नहीं बोलनी आती, क्योंकि आपको आर्मी ऑफिसर्स का बेसिकली ऐसा लगता है, डिफेंस सर्विस बड़े फराटेदार अंग्रेजी बोलते हैं। मैं भी गया था, मेरे को भी अंग्रेजी नहीं बोलनी आती थी, हालांकि मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ा हुआ था, पर जम्मू में इंग्लिश मीडियम ऐसे ही है, मीडियम इंग्लिश पढ़ाते हैं हिंदी में। तो जो लैंग्वेज आती थी उसने पूछ लिया हिंदी में बात करनी, इंग्लिश में, मैं कहा हिंदी में करूँगा। तो क्योंकि जो मेरे को जिस चीज़ पे मेरी कमांड है, जिस लैंग्वेज पे, जिसे मैं एक्सप्रेस कर सकता हूँ, तो वही होनी चाहिए। तो लैंग्वेज का बैरियर मत माने, ये मत सोचेंगे मेरे को फराटेदार अंग्रेजी नहीं आती, आपको वो सिखा देगी बाद में, वो मेन।
दूसरा, आपको एसएसबी में जाके आपको लगेंगे कि वो जनरल साहब का बेटा आ रखा है, वो कर्नल का बेटा आ गया, ब्रिगेडियर का बेटा आ गया, ये तो ऐसा कुछ नहीं है। जिसमें हम 2 सिलेक्ट हुए थे इलाहाबाद में, वो ऐसा बैच था जो कि रिपीटर्स का ना, जो बाद बार-बार आते हैं उनको एक बाद में इकट्ठा करते हैं, तो वो सारे रिपीटर थे, मोस्ट ऑफ देम। और वो फराटेदार अंग्रेजी और 6-6 एसएसबी के एक्सपीरियंस, ऐसी बातें करें, मेरे को समझ नहीं आया था मैं कहाँ फँस गया। और मैं आपको पर्सनल बात बताता हूँ कि उस दिन मेरे को कफ था फर्स्ट डे, 1 जनवरी की बात है, सर्दी थी। दिल्ली से हम इलाहाबाद, जम्मू से दिल्ली पहुंचे और दिल्ली से आगे रिजर्वेशन नहीं मिली, प्रयागराज एक्सप्रेस में हम लोग थर्ड उसमें जनरल कंपार्टमेंट में गए, तो मेरे को खांसी हो गई। तो घर से निकला था, मेरे को खांसी थी, तो मेरी मदर ने मेरे को बेनाड्रिल करके कफ सिरप आता था, वो पकड़ाया कि पी लेना। अब यंगस्टर्स होता है, नहीं पिया, दिल्ली में घूमते रहे, शाम को ट्रेन में बैठे अगले, तो मेरी खांसी बढ़ गई बहुत ज़्यादा। और अगले दिन जब मैं सुबह इंटरव्यू के लिए, जब जिसमें वो टेस्ट आते हैं, स्क्रीन पे सब लिखना होता है, जब जा रहा तो मेरे को दिख गया बैग में सामने बेनाड्रिल है, और बेनाड्रिल का स्वाद अच्छा था, तो मैंने ना 2 घूंट लंबे-लंबे मारे और बंद कर। तो मेरे बगल में एक बिहार का कैंडिडेट आया हुआ था, जो मैं रात को मिले थे, दोस्ती हो गई थी। वो कहता तूने क्या पिया? मैंने कहा बेनाड्रिल। तो उसने कहा ठीक है, कुछ नहीं बोला। रवि आप मानोगे नहीं, अब मैं क्यों झूठ बोलूँ इस स्टेज में, मैं जाते सो गया। वो पिक्चर दिख रही है सामने, और मेरे को मेरे मैं सो गया एक्चुअली। वो पीछे से वही बेचारा बिहार का मेरा फ्रेंड, वो मेरे को पीछे से पोक कर रहा है, उठ उठ। तो मैंने आधे क्वेश्चंस तो किए ही नहीं। जब टी ब्रेक आई 10:30 बजे, तो मैंने मिर्च पकोड़े खाए कैंटीन में जाके, तो तब उसने मुझे कहा कि यार इसमें ना, इसकी पढ़, इसके ऊपर लिखा हो कि 2 घंटे गाड़ी नहीं चलानी, 4 घंटे, और 1 घूंट पीने के बाद तूने तो 2 गल्प मार ली। और तब हम लोग को नशे वशे का कुछ था नहीं, तो हिट कर गया। तो वो मैं इसलिए कहानी सुना रहा हूँ कि सच जो है ना आपके अंदर, जब मैं नशे में था, जो मैंने फर्स्ट पार्ट एसएसबी का अटेंड किया, और उसमें जिसमें कि 36 में से 2 ही सिलेक्ट हुए हम लोग, तो आप ये मान के चलिए कि जो मैंने नशे में, कहते हैं ना नशे में बंदा सच बोलता है, तो शराब जैसा नशा होता है कफ सिरप का भी। तो मैं जो भी लिख रहा था, वो सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट होता है और जो भी होता है, वो मैंने नशे में लिखा। तो फिर मेरे को किसने बचाया कि शायद मेरे अंदर जो सच मैंने बोला ना, जैसे मैंने सेकंड इंटरव्यू में कहा था कि मैंने करंट अफेयर्स नहीं पढ़े, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता, तो मैं ये एडवाइस देता हूँ बच्चों को कि आप पहली बार जाओ और कोचिंग लेके जाओ, ठीक है, आप समझो, तैयारी करके जाओ कि ऐसे ऐसे पता होना चाहिए क्या होने वाला है, लेकिन सच बोलो। आप एसएसबी में जाके झूठ मार के नहीं बच सकते, क्योंकि 3 लोग आपको देखते हैं, साइकोलॉजिस्ट होता है, एक आपका ग्रुप टास्क ऑफिसर होता है, एक आपका प्रेसिडेंट है, और उसका डिप्टी भी होता है। आप एक जगह झूठ मारोगे ना, दूसरी जगह पकड़े जाओगे। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपके सामने फोटो आई, एक लड़का है, एक लड़की है, उसका दुपट्टा खींच रहा है, ऐसे बात आता है, तो आपको स्टोरी लिखनी होती है। तो आप उसमें लिखोगे कि मैं जा रहा था, एक लड़की दिखी, उसका बदमाश था, मैं पड़ गया, वॉटेवर। जब आप लिखोगे मेरी बहन के साथ कोई मॉलेस्ट करने की कोशिश कर रहा था और मुझे पता चला, मैंने उस जगह पिटाई की। अब जो मर्जी लिखो, वो नहीं पूछता है। इंटरव्यू में जाके ना, वो आपको घुमा के क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि वो तो फोटो थी, वो तो बोल नहीं रहा था। इंटरव्यू में आपको पूछेगा कि हाँ जी, अच्छा, आप रास्ते पे जा रहे थे और कोई ऐसी लड़की आप नहीं जानते, ऐसे ही है, बड़ी तेज तरार है, वो करेक्टर भी उसका ऐसे ही है, तो उसको वो लड़के को खींच के अपनी जबरदस्ती कार में डाल रहे हैं, तो क्या करोगे? तो आप उधर बोलोगे, वो ऐसे सेट कर देगा आपको, तो आप बोलोगे मैं आई आस्क फॉर हेल्प, लोगों को बोलो आओ उसको बचाओ, हम लोग 4-5 लड़के इकट्ठे जाएंगे, उसको बुलाएंगे, तो आप फंस गए उसमें। आपकी बहन थी तो आप मुक्का मारने पे चल पड़े बिना सोचे समझे, दूसरी लड़की आई तो आप क्राउड को इकट्ठा करके चलने पड़े, तो क्रैश हो गया कि आप बहादुर नहीं हो जितना बनने की कोशिश करते हो। तो ये सच आप छुपा नहीं सकते। तो मेरी एडवाइस जो श्रोता सुन रहे हैं वो ये है कि पहली बार आप सच बोलो। आप बोलो मैं निकम्मा हूँ। आर्मी आपके अंदर नेपोलियन नहीं ढूंढ रही, वो ढूंढ रही है ऐसा इंसान जो कि एक टीम का मेंबर बन सके। एक बार जब टीम ने डिसीजन ले लिया, देखिए जब आर्मी में ऑपरेशन प्लान होता है, आपका अपना व्यू हो सकता है, मेरा अपना व्यू हो सकता है, फाइनली जो सीईओ है, जो ऊपर बैठा है, उसका डिसीजन सब सुनने के बाद वो करेगा। फिर उस डिसीजन को आपको ओन करना है। आप ओन तभी करोगे आप टीम मेंबर हो, कि आप चाहते थे इधर से जाएं, फैसला हुआ कि यहाँ से जाएंगे, तो फिर इधर जाते हुए ये नहीं सोचना कि मेरे को यार उधर से जाना हो, अब इधर ही जाना है बिकॉज टीम यहाँ जा रही है। तो आप उसमें एक टीम का हिस्सा बन सकते हो, आप सच्चाई बोल सकते हो, आप में हिम्मत है, व्हाइट को व्हाइट, ब्लैक को ब्लैक बोलने की। ये चीज़ें हैं जो आपको असेस की जाती हैं। ग्रुप टास्क होते हैं, उसमें क्या होता है कि जो 3-4 बार कोचिंग लेके आए हैं, 3-4 बार एसएसबी करके आए हैं, आप बिल्कुल फ्रेश हो, तो आपको बोलने नहीं देंगे लोग, आपको वो बैम्बू डंडा वंडा हाथ लगाने नहीं देंगे। हमारे साथ भी हुआ, बिकॉज मेरा था ही रिपीटर बैच सारा, तो मैं जाके साइड पे खड़ा हो गया। अपने आप नहीं, जीटीओ साहब ने बोला कि जो कुछ नहीं कर पा रहे इधर साइड पे खड़े हो जाओ, और हम 2 बंदे खड़े हो गए, बिकॉज वो छोड़ ही नहीं रहे थे। वो बल्ली होती है ना, आपने देखा होगा, पता नहीं आप एसएसबी गए हो कि नहीं, तो उसमें रखा होता है कुछ
आइटम्स होते हैं जिसको यूज करके आपको ऑब्स्टेकल क्रॉस करना होता है। कोई ड्रम रख दिया होगा, बैरल, कोई शतीर, कोई बल्ली को खींच रहे हैं कि ये करते हैं वो। तो हम तो वैसे नाड़ी, अंग्रेजी आती नहीं थी, हम साइड पे खड़े हो गए। वो 2 ही हम पास हुए वैसे बाय द वे फाइनली क्योंकि आपको ये भी समझ होनी चाहिए कि जिस चीज का कोई मतलब ही नहीं निकल रहा और आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो उसमें आपको उसमें शामिल नहीं होना है। आपका जो भी आप योगदान देते हो टीम में, वो कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए। अगर टीम अब लड़ पड़ी आपस में, वो टीम थोड़ी रही फिर। तो उस लड़ाई के अंदर आपको आहुति डालने की कोई जरूरत नहीं। तो 2-3 चीजें यही मैं बोलूंगा। पहले आप ऑनेस्टी, लैंग्वेज की प्रॉब्लम छोड़ दो, ईमानदारी से जाओ। अगर आप आर्मी में फिट हो तो आप सिलेक्ट हो जाओगे। अगर आप सिलेक्ट नहीं हो रहे फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, तो मान लो कि आप शायद आईएएस करने के लिए बने हो, शायद आप बहुत बड़े बॉलीवुड के स्टार बनने के लिए बने हो, आप फौज आपके लिए नहीं है। क्योंकि एक गलत आदमी जब 10 बंदों को लेके जब ऑपरेशन में जाता है ना, तो उस 10 बंदों की, 15 बंदों की जान उसके हाथ में होती है। इसलिए आप लोग सुनते हैं ना कि लड़ती फौजें हैं, मेडल ऑफिसर्स को मिलते हैं। ऐसा नहीं होता। जो प्रेशर आता है ना जब गोली चलती है, उस प्रेशर के अंदर उठ के कंट्रोल करना और उसको फिर जाके मारना। और कई बार आपने कारगिल में देखा, हमारे यंग ऑफिसर्स आ गए थे, कितने कितने शहीद हुए, किल्ड इन एक्शन। हमारा हाईएस्ट रेशियो है दुनिया में। वर्ल्ड की किसी आर्मी को स्टडी कीजिए, इंडियन आर्मी का ये थॉस है कि हमारे जो जवान मरते हैं और जो अफसर मरते हैं, उनकी जो रेशियो है वो दुनिया में हाईएस्ट है हमारे ऑफिसर्स के फेवर में। तो आप एक गलत बंदे को उस टीम का टुकड़े का हेड नहीं बना सकते, बिकॉज वो खुद तो मरेगा, वो 10 और को मरवाएगा। पूरी तो ये जान और मौत का सवाल है। आप इसको एक डिसीजन या एक ईश्वरीय फैसला मान के इसको, अगर आप नहीं जा पा रहे, तो इसका मतलब नहीं आप निकम्मे हो। आप फौज के लिए नहीं बने। और उसके अलावा बहुत सारे फील्ड्स हैं, पहले कम होते थे, आज तो बहुत सारे हैं। तो ईमानदारी से ट्राई करो। कोचिंग आपको ले लीजिए, ठीक है, समझ होना चाहिए, लेकिन उसके बाद मैनिपुलेट मत करो, पकड़े जाओगे। अगर आप निकल भी गए ना कहीं जिंदगी में मार खाओगे। आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब अगर आर्मी ऑफिसर 20 साल बाद, 30 साल के बाद एक गलत काम करता है, किसी लेडी पे हाथ डालता है, सुसाइड कर लेता है, करप्शन में पकड़ा जाता है, तो उसकी एसएसबी की रिपोर्ट निकलती है कि वहां क्यों नहीं पकड़ा गया। तो एसएसबी की सिलेक्शन प्रोसेस को इतना अपडेट किया जाता है, तो उसको आप धोखा नहीं दे सकते। धोखा दोगे फंस जाओगे। सच बोलो, बोलो मैं निकम्मा हूं, तो उसका मूड हुआ, बोले ठीक है सच तो बोल रहा है, निकम्मा है तो चलो इसको सुधरने की तो अगर बोलो नहीं मैं सब कुछ जानता हूँ, बाकी सब निकम्मे हैं, तो फिर आप फौज के लिए नहीं बने, फिर आप कहीं और देखिए। जी रवि जी, आई थिंक ज्यादा आई लंबा हो थिंक गया बहुत सरमन। बट सुंदर बहुत सुंदर इंसाइट्स आपने दिए सर एसएसपी को लेके। आई थिंक आपका समय भी बहुत कीमती है, बहुत सारे पॉडकास्ट आपके लाइन में लगे हुए हैं। तो आज जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। एंड me and my team are honored to have you on our platform. Thank you so much. मिस फीलिंग इज म्यूचुअल एंड गॉड ब्लेस यू, विश यू लॉट ऑफ बेस्ट। आपकी चैनल बहुत अच्छा करे और आप यंगस्टर्स को मोटिवेट करते रहें। आप खुद बहुत अच्छे लेखक हैं, तो वो करते रहिए साथ में। धन्यवाद और जय हिंद।